हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो जैक बोर्ड 2025 यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो विदाउट एनी लेट की यानी कि विदाउट लेट की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से आपको जवाब देना है। टाइम से पहले आप कमेंट बॉक्स पे जवाब दे करके कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसको साइड मिरर के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग मालूम पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है और हम लोग फोकस दूरी इसमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 1/p, f बराबर 1/p। इसको हम थोड़ा नोट में आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो अगर आपको आंसर आ गया है, आप आंसर निकाल लिए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। अगर नहीं निकाल पाए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी, वीडियो पे बने रहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं f बराबर होता है 1/p और इक्वल के नीचे इक्वल की जगह इक्वल रखेंगे, 1 का 1 और p का मान कितना है? डायोप्टर है, 2 डायोप्टर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल कितना आंसर आएगा? -0.5 मीटर में आएगा। जब इसमें आंसर मीटर में दिया नहीं है, cm में दिया, यानी कि सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो इसका सही आंसर होगा 0.5 को 100 से गुना करें जब cm में बदलने के लिए हो जाएगा -50 cm। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 50। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर की फोकस दूरी क्या होगी? -50 cm। मीटर में 0.5 मीटर और cm में बदलेंगे तो -50 cm होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत आसान सवाल पूछा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? हम सुबह ही क्लास में, कल की सुबह क्लास में डिस्कस किए थे और सवाल पूछे थे कि बताइए किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच का होता है 1.52 और इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं जाकर के हमारे हीरा का। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कल ही क्लास में हम डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिज्म है जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देते हैं, जिस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? सबसे पहले समझिए कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। वह दोष यानी कि वह दृष्टि दोष जिसमें हम लोग ना नज़दीक के वस्तुओं को देख पाएंगे ना दूर के वस्तुओं को देख पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग उत्तल लेंस लगाएंगे, अवतल या फिर द्विफॉक्सी लेंस लगाएंगे। आपको जवाब देना है, जब नज़दीक और दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे तब हम लोग लगाएंगे द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का दूसरा नाम होता है बायोफोकस लेंस। बायोफोकस लेंस। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष होगा तब कौन दर्पण का उपयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष का उपयोग यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पढ़ा चुके हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल होगा और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल होगा, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 देखिए, क्या छठा का यानी कि 6 नंबर का आप जवाब दे चुके थे ना, जरा दूरदृष्टा जब सवाल पूछेगा तो मारना, द्विफोक्सी में मारना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खतरे का निशान किस रंग का होता है? तो बच्चा को मालूम है, लाल रंग का होगा। इसका सही आंसर होगा लाल रंग। किसी भी खतरे का चिन्ह देने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जितने भी स्टूडेंट्स चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं और बिल्कुल आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, धारा को मापने के लिए हमेशा एमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल पूछा है कि किसी बल्ब से, क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल पूछा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। कि धारा को बताना है कितना धारा, कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। I = Q/T और Q का मान कितना दिया हुआ है? 120 कूलम। और T का मान समय कितना दिया है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 6, 12/6 तो 6 एकम 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। इसका सही फाइनल आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻³ जूल या फिर ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁻⁴ जूल। ऑप्शन नंबर 3 3.6 × 10⁵ जूल। ऑप्शन नंबर 4 3.6 × 10⁻⁶ जूल। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। याद रखिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पा रहे हैं। और बहुत बच्चे यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच लिए हैं बट आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख ही रहे थे, तभी हम जवाब दे दें। कोई बात नहीं, एनीवे दूसरा सवाल का आंसर थोड़ा जल्दी दीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, आमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र यानी कि जनरेटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। आपको नीचे जवाब देना है कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सवाल पूछा है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले लघु पतन समझिए। मान लेते हैं गर्म तार है और एक आपका जाकर के ये ठंडी तार है, दोनों जाकर के एक जगह मिल गया जिसको शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीला लिटमस पत्र पेपर किससे लाल हो जाता है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। बताओ, लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रभाव हम क्या पढ़ाए थे? अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो यहाँ पर सवाल क्या है? अम्ल नीले को लाल करेगा। तो यहाँ सवाल पूछा नीला लिटमस पेपर को किससे लाल हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल से। किससे लाल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्ल से लाल हो जाएगा। अगर सवाल को उलट देगा कि लाल से नीला होगा तब जाकर के हमारा क्षार आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 14 का 1 नंबर हो जाएगा, अम्ल इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में कौन क्षार है? CH3COOH, NHO3, NaCl,
NaOH 4 ऑप्शन दिया है, आपको इनमें से क्षार पहचाना यानी कि क्षारक की पहचान करना है। तो CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल हो गया, ये तो एसिड है, क्षार है नहीं। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये भी नहीं है। NaCl ये तो नमक हो गया। बचा क्या? NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका सही आंसर होगा 15 का 4 यानी कि 15 का 4 बिल्कुल सही है। NaOH एक क्षार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। और नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा हमको बता दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O होता है। 1/2 के जगह पर अगर 2 रहेगा तो हमारा जिप्सम बन जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो 16 का बिल्कुल 2 नंबर सही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। समीकरण CaCO3 एरो CaO + CO2 में किस अभिक्रिया को दर्शाता है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। आप पहले समझिए CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला समय जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है CaCO3 टूट रहा है किसमें? CaO में + CO2 में। टूटने की विक्रिया किसमें होता है? वियोजन, यानी कि जब आप टूटेगा तो वियोजन होगा और जब जोड़ेगा तो संयोजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 2 रॉड होता है, एक का नाम है कैथोड और दूसरा का नाम है एनोड। कैथोड, इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है एनोड। ए का नाम है कैथोड और बी का नाम है एनोड। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो हमारे कैथोड है, कैथोड जो रॉड है, कैथोड रॉड में कौन सी गैस मुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हाइड्रोजन। लेकिन पूछेगा एनोड, क्या पूछेगा? एनोड। और अगर एनोड पूछेगा तो हमेशा याद रखना एनोड पर होता है ऑक्सीजन यानी कि O2। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, जिसको H2 से डिनोट करते हैं। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ये हम बिल्कुल बताने वाले नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए संक्षारण है, ऑप्शन नंबर 2 विकृत गंधिता है, ऑप्शन नंबर 3 रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बहुत ही जल्दी जवाब दे देना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने जवाब दे चुके हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का है दूसरा नाम ही रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो इसका सही आंसर है कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक या फिर सर्वोत्तम चालक मानते हैं चांदी को, और चांदी के बाद आता है तांबा यानी कि कॉपर जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स ने जवाब दे चुके हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये जवाब मालूम था। तो ये चारों में से कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक में सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक धातु होगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 गंधक एक क्या है? धातु, अधातु, मिश्रातु, उपधातु। इन चारों में से आपको जवाब देना। गंधक यानी कि सल्फर क्या है? धातु है या फिर अधातु है? धातु है या फिर अधातु? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर दे देने का, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। गंधक यानी कि सल्फर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सल्फर। किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2। एक अधातु है। सल्फर क्या है? एक अधातु। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, फिर उपधातु कहते हैं। सीसा का संकेत Pb और प्लस हमारा टीन का संकेत होता है Sn। अब बता दीजिए सीसा का Pb और टीन का Sn दोनों को जब मिला देते हैं जो मिश्र धातु का निर्माण करता है उसका नाम क्या है?
शोल्डर स्टील, तो इसका सही आंसर होगा शोल्डर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि स्टील होगा कि शोल्डर होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर होगा शोल्डर। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। याद रखिए CnH2n+2 इसका सही आंसर होगा एल्केन, इसका सही आंसर क्या होगा एल्केन। इनमें से 3 ग्रुप को याद रखना आपको, CnH2n एल्केन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, चैप्टर को अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके समझेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा। एक होता है CnH2n, इसको एल्कीन बोलते हैं, और CnH2n-2 लगा देंगे तो हो जाएगा एल्काइन। तो इसका सही आंसर होगा CnH2n का ऑप्शन नंबर ए एल्केन होगा, एल्केन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है। एल्डिहाइड का याद रखिए, एल्डिहाइड का जो समूह है RCHO, R में हमारा इथेन मिथेन जुड़ जाएगा, RCHO, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 CHO। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन से गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 में पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने होते हैं। याद रखिए ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 5 से लिया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो चैप्टर है ना, इस बार यानी कि 2025 में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाले जैक बोर्ड, ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया, लेकिन आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं 7, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूछेगा वर्ग कितने होते हैं, तो याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं 18, वर्ग होते हैं 18, और आवर्त होते हैं कितना, आवर्त होते हैं 7। याद रखिए हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का बताएं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया ना। क्वेश्चन 27 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। सबसे पहले समझिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वयं तैयार कर लेते हैं, दूसरे पर आश्रित निर्भर नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी स्वपोषी जीव है, तो उसको क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी, जितने भी बच्चों ने इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 चुने हैं, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा आमाशय में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा आमाशय में पाए जाते हैं। और आमाशय के अंदर में कौन सा अम्ल होता है, नीचे कमेंट बॉक्स बताएं आमाशय के अंदर में कौन सा अम्ल होता है। याद रखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पित्तरस कहाँ स्रावित होते हैं। लाइन में क्या पूछा है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से, यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाए। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट में एड्रिनल, ऑप्शन 2 पिट्यूटरी, ऑप्शन 3 मेडुला, ऑप्शन 4 थायराइड। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कौन सा सही आंसर है। ओके, हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो एक छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी ग्रंथि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, घेंघा रोग पनपता है, किसकी कमी से घेंघा रोग होते हैं। घेंघा रोग का हम लक्षण बता देते हैं, गर्दन का फूल जाना। ओके, तो बताइए घेंघा रोग किसके कारण होता है। चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछा है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना चाहिए। अभी तक आई होप कि आप दे भी रहे हैं और सोच रहे हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखने ही वाले हैं। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। घेंघा रोग किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आपको उसमें क्या पाया, ऑप्शन नंबर 3 परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन दिया हुआ है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फिलिपीन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? फिलिपीन। और देखिए, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? फेनोटाइप, जीनोटाइप। तो इसका सही आंसर होगा जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलती हैं? तो हम क्लास में बता चुके थे, स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पुरुष है तो XY होगा और स्त्री है तो XX गुणसूत्र होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्त्री में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX। नीचे कमेंट बॉक्स आपको भर देना है, बिल्कुल सही सही जवाब देना है, ताकि आपको भी मन लगे पढ़ाई में कि नहीं हम इतने सवाल का जवाब दे पाते हैं। ओके, तो एक सवाल मेरा है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है कि हम लोग के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और कितने जोड़े पाए जाते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 23 जोड़े, 24 जोड़े, 25 जोड़े, 26 जाते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में होते हैं, 23 जोड़े। ओके, 6 की तरफ। जैव आवर्धन करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ATP, ADP, CBC, DDT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, DDT। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल DDT है। तो सबसे पहले DDT समझिए, DDT क्या चीज? जैव आवर्धन किसे कहते हैं? जैव आवर्धन, जिसे जैव प्रवर्धन या जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना। DDT का पूरा नाम होता है, पूर्ण फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका सही आंसर होगा DDT। ओके, बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन दिया है और हम खाद्य आहार श्रृंखला जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम में कौन आते हैं? घास। प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा हमारा जाकर के घास। प्रथम पोषी स्तर क्या हो जाएगा? घास। घास को खा जाएगा हमारा बकरी, और बकरी को खा जाएगा बाघ। बकरी को खा जाएगा बाघ। तो हमारा फर्स्ट पोषी स्तर है घास, सेकेंड है बकरी, और थर्ड यानी कि तृतीय स्तर क्या है? तृतीय पोषी स्तर बाघ। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाए। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन, पेड़ों के बचाने के लिए लोग चिपक जाते थे पेड़ से, इसलिए इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। ये उत्तराखंड में हुए 1972 में। अगर 1972 ऑप्शन नहीं रहेगा, इसके जगह 1974 और 73 रहे तो 1973 पे टिक कीजिएगा। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? याद रखिए, पवन चक्की का उपयोग जब करेंगे तो उसका न्यूनतम वेग कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। कौन सा देश है जिसको पवनों का देश कहा जाता है? याद रखिए, डेनमार्क। उस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश। संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।